Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के वरिष्ठ विश्लेषक कुमार विजय। कुमार साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। वार्म वेलकम। थैंक यू। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Benchmark domestic indices ended on a strong note today. Sensex rises 318 points. Nifty closes at 23,592. US President Donald Trump announces 25% tariff on all car imports to the US. And India surpasses Sri Lanka to become the world's second largest exporter of tea. कल हुई गिरावट के बाद रुख पलटते हुए आज फिर घरेलू शेयर बाजार में लिवाली हुई तेज प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 318 अंक उछला, निफ्टी 23,592 दर्ज हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयात किए जाने वाले सभी कार पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा की और श्रीलंका को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना। गिरावट के रुख को पलटते हुए आज घरेलू शेयर बाजार में फिर से निवेशकों ने खरीदारी शुरू कर दी और प्रमुख सूचकांक लाभ के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 318 अंक यानी 0.41% लाभ के साथ 77,606 पर बंद हुआ। अंतर्दिवसीय कारोबार में सेंसेक्स 77,747 के उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। साथ ही न्यूनतम स्तर देखें तो ये 77,082 के स्तर पर आकर कारोबार भी करता रहा। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 105 अंक यानी 0.45% बढ़त के साथ 23,592 दर्ज हुआ। अंतर दिवसीय कारोबार में निफ्टी 23,626 के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के साथ 23,412 के न्यूनतम स्तर पर आया भी था। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो वहां आज छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन अच्छा रहा है। निवेशकों की खरीदारी से निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स 1.5% लाभ के साथ बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में 0.37% की तेजी देखने को मिली। The Indian stock markets ended on a strong note today with both the Sensex and Nifty closing in the green. The 30-share Sensex rose 318 points or 0.41% to settle at 77,606. During the day, the index touched an intraday high of 77,747 and a low of 77,082. Similarly, the Nifty gained 105 points or 0.45% to close at 23,592. The index recorded an intraday high of 23,626 and a low of 23,412. Among the Sensex stocks, Bajaj Finserv, NTPC and IndusInd Bank were the top gainers, rising up to 2.85%. On the other hand, Tata Motors, Sun Pharma and Hindustan Unilever were among the top losers, with Tata Motors dropping the most by 5.38%. Broader markets also performed well, with small cap index leading the gains. The Nifty small cap 100 index rose 1.15%, while the Nifty mid cap 100 index ended 0.37% higher. Among sectoral indices, most sectors ended in the green except for Nifty Auto and Nifty Pharma. On the positive side, PSU banks outperformed, with the Nifty PSU Bank Index gaining
2.50%. Bank of Baroda and Punjab National Bank were the key drivers behind this rally. Market sentiment remained positive, with buying seen in financial and infrastructure stocks, while auto and pharma shares faced some selling pressure. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की तुलना में रुपया 9 पैसे कमजोर होकर 85 रुपये 78 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में 104.35 पर चल रहा था। कुमार साहब, सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे, पिछले कल को यदि हटा दें तो 7 सत्र में लगातार तेजी, कल थोड़ी सी गिरावट और आज फिर से लिवाली। क्या इसे हम कहें कि लिवाली का दौर शुरू हो रहा है आज से? कुछ हद तक तो माना जा सकता है, और लिवाली का दौर अगर नहीं भी करें तो भी मोस्ट ऑफ जो फैक्टर्स हैं, जैसे टैरिफ से रिलेटेड एक्सटर्नल जो फैक्टर हमारे खास करके यूएस के हैं या डोमेस्टिक में भी हैं, आप देखेंगे कि बाहर का जो नेगेटिव न्यूज है वो ऑलरेडी एक तरह से डिस्काउंट फॉर कर दिया गया है, और डोमेस्टिक में सारे न्यूज जो हैं वो पॉजिटिव सेंस में हैं जी। तो कह सकते हैं कि मार्केट को एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ मिल रहा है। And also today the market showed a lot of resilience, Bijoy, because it was supported by expectations of double-digit earnings growth in FY26. What's your take on this, Bijoy? How do you see the earnings growth in FY26? If you minutely observe in the last few years of time, you'll find out that the kind of, investment, basically capital expenditure in infrastructure which has been there, and it is not only in one direction of infrastructure, number of various infrastructures, including the capacity building for the backbone of the manufacturing units, is ultimately going to drive the market. And you'll find out that it is not only for FY26. In coming years, India will be growing in a very respectable and better manner, robust way, depending on its own consumption and production capability. So what's your take on the easing of the inflation and a downward trend that is being witnessed in the interest rates? How inclined would now be RBI to consider a rate cut? Yes, that's another very important dimension, how RBI is going to behave in a coming month, or coming month was in another 1 week of time, how they will be behaving. That's one aspect. People had got an expectation that there may be a little a small, again, at least 25 basis point cut to streamline the things and borrowing capacity to increase so that private investment should also get the momentum. But that is what the way RBI is going to look upon. But one thing is very clear, that yes, little easing of the rate, that kind of whatever prerequisite is there, India has got that prerequisite visible. We would like to draw your attention, Manoj, if you permit me to. Focus is now on the US-India trade meeting, which commenced on Wednesday. Yeah. This is aiming to provide greater clarity on the bilateral trade between the two nations. What are your expectations? Trump has already thrown a salvo in the form of 25% cut on auto cars, etc., or the auto parts that they would be importing. Given that scenario and the meeting that is going on currently, what are your expectations? What could be discussed? Two things are there. One is the expectation. Another is the, preparation. First is that, yes, out of the expectation, and I'm sure our Prime Minister has got a very clear and powerful, part of negotiation, and he will be certainly able to make something good for India. That is what expectation is there. But secondly, very important aspect is, even if it is something like the way it is going to be, and cross the table the kind of tariff, whether it is 25% for the auto parts and 25% additional on the light trucks and others, whatever it is there, if it is cross the table, it is going to be there. India will able to cope it up.
and maybe in the shorter duration it might be possible. It may not necessarily be, it will be a kind of a visible dent, but certainly it is not going to be there on a long-term basis. Long-term basis, it is going to be better for India, and it will be able to manage. It is approximately $7 billion, dollar value is there, and I am sure India will certainly do this. And this is what the Modi ji is also must be, taking care of. That's the way it is. हम उम्मीद करें कि हमारे संबंध मधुर रहें और जो शुल्क को लेकर एक तनातनी देखी जा रही है, आशंका देखी जा रही है, अधिक तनातनी थोड़ी कम लेकिन आशंका अधिक, वह हमारे पक्ष में झुकता हुआ अधिक नजर आए। यहां पर हम भारतीय बाजार की ओर और खासतौर से जो एफपीआई हैं उनके रुख की ओर ले चलना चाहेंगे। शुल्क वाल यानी कह लें को लेकर जो युद्ध की आशंका जताई जा रही थी उस दौरान और उससे भी पहले हमने लगातार देखा कि एफपीआई बिकवाल बने हुए थे, पूंजी निकाल रहे थे, लेकिन पिछले 10 दिनों में उनकी फिर से भारतीय बाजारों में रुझान बढ़ा है और उनका निवेश आने लगा है। ये निवेश जिन कारकों की अभी आपने चर्चा की कि भारत के पक्ष में इसके विकास गाथा बहुत मजबूत है, उसके पक्ष से आ रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां जो शुल्क को लेकर आशंकाएं थी वो घटती नजर आ रही हैं जिससे उनका रुझान बना है? जैसे देखेंगे यूएस का जो पिछले महीने का जो स्टेटमेंट्स था, व्हाइट हाउस से जो भी कह सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो न्यूज छन के आ रहे थे और अब जो देख रहे हैं उसके टोन और टेनर में थोड़ा अंतर आया है। जी जी एक्चुअली इकोनॉमिक्स में एक फिलॉसफी है नैश इक्विलिब्रियम, और अगर उसमें होता क्या है कि अगर आप इक्विलिब्रियम को थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे तो आप भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि आप ठीक है अमेरिका फर्स्ट है, हर कोई इंडिया के लिए इंडिया फर्स्ट है, अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट है और ये गलत नहीं है, लेकिन आप एक झटके में सब कुछ बदलना चाहेंगे वो संभव नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका कोरिलेशन कितना स्ट्रांग है, इंडिया से ज्यादा कहीं यूरोप पे असर पड़ने वाला है, चाइना पे असर पड़ने वाला है, हाँ ऑफ कोर्स इंडिया पे भी असर पड़ेगा, लेकिन इंडिया का कोरिलेशन कोएफिशिएंट अभी भी अन्य देशों की तुलना में कम है, इसलिए इसका असर कम होगा। और इंडिया में जो पॉलिसी पिछले कुछ सालों में बनाई जा रही है वो इंडिया के रूट इकोनॉमी को बहुत स्ट्रांग कर रहा है, जो ग्रास रूट लेवल पे है, इतना स्ट्रांग बेस बनाया जा रहा है। और यही कारण है कि किसी भी आप पैरामीटर को यूज कीजिए, इंडिया की इकोनॉमी आपको अभी एक अच्छी सुदृढ़ इकोनॉमी नजर आएगी। तो ये सामने वाले को भी सोचना होगा कि ठीक है आप अपने आप का विकास चाहते हैं, अमेरिका फर्स्ट, लेकिन क्या अमेरिका कैन बिकम फर्स्ट जस्ट एलोन और हैव टू बी ए पार्टनर? और वहां पार्टनर में जब अमेरिका सिलेक्टिव होगा तो जहां तक मैं उम्मीद, जो राकेश जी भी कह रहे थे कि इंडिया के साथ का जो रिलेशनशिप है, अमेरिका को भी लगेगा, यूएस को भी लगेगा कि अगर पॉलिसी के बेसिस पे अगर कोई बहुत क्लोज नजर आ रहा है तो आज के डेट में इंडिया, इंडियन मार्केट, इंडियन policymakers. So do you think the markets will continue to be cautious going ahead as the reciprocal tariff day approaches, April 2 yes, and 3? Certainly April 3rd is there. But I want to draw your attention to one more fact, that the institutional activity suggests that the FIIs are not actually overtly worried about tariffs. In fact, DIIs are taking a cautious stance. Certainly DIIs are taking, and that the DIIs are actually evaluating their Indian market and their Indian positions, how it is going to impact on the profitability of various segments and various sectors. Whereas FIs, if you look into, normally they are diversified globally, and to a greater extent FIs has already made a kind of a move, reversal move, withdrawal move in the last few months. If you look into September, October onward, in some on the basis of predictions, on the basis of assumptions, and finally on the basis of declaration, if you look into, then October, November, December, January, even including February, was something of that nature where more and more withdrawal had taken place. But now certainly because of the global diversification, second because of their already taking the reversal exercise, it has been very clearly made that FIs are now taking care of all the factors involved. DIs are still evaluating it. Okay.
Moving on, the US President Donald Trump raised tariffs on imported automobiles and parts to 25% and indicated that the reciprocal tariff system that goes into effect on April 2 will be lenient. The new tariff will come into effect on April 2, the day reciprocal tariff system kicks in. The new tariff will apply to all cars and trucks assembled outside and shipped to the US, which accounts for half of all automobiles sold in the country. The US President also said he plans to announce tariffs on other goods as well, such as pharmaceuticals. Regarding the reciprocal tariffs, Trump indicated that the US will not be reciprocal in the true sense and may not be the same levels as those levied by trading partner companies on American goods, although no country will be spared. Now, two things I read here. One, that I will be lenient, and two, I will not spare anyone. That is what I was saying, that lenient is basically when you get your own evaluation and you will not be sparing anyone because you want America first and you want to make the world very clear that you have got a very clear message related to tariff. One thing is very clear here. If you say, two aspects are there. One is the automobile sector, another is the pharma. Two aspects has been taken. In both the aspects, India is the very good exporter to USA. If I draw your attention related to one of the simple news, there is a US FDA. If any number of companies who have got this certification out of USA is India. Okay. In generic disease part, you will find out all generic medicine. India is, one of the largest exporter in the world, and even in the USA. So, taking these things in mind, certainly, if any time USA takes a decision, any policymaker, not only I say US, any policymaker take a decision, and when they start looking into the data, and you find that India is or any country is there, certainly you will be really started looking towards that country. And that's why even Indian players, DFIs and DIs, you said, they will be getting great concern because they know that India in some of the sectors, like pharma and others, is sitting in the top list in US import, part. And that's why they are concerned. But certainly, I am sure that US will take a very judicious decision, and it's not a kind of those steps which will be, little harmful to both the country. ये खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। विदेश पहुंच ही गए हैं तो एक बार लौटते हैं एशिया की ओर, और एशियाई शेयर बाजार में आज मिला जुला रुख दिखा है। निवेशकों की खरीदारी से सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.4% लाभ में रहा। हांगकांग के हिंगसेंग में भी 0.4% की वृद्धि हुई। उधर चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.15% ऊपर आकर बंद हुआ। बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.4% की गिरावट हुई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.6% घाटे में रहा। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो वहां समाचार तैयार किए जाने तक गिरावट का रुख दिख रहा था। अंतिम रिपोर्ट आने तक अंतर्देशीय कारोबार में जर्मनी का डेक्स 0.9% घाटे में कारोबार कर रहा था। फ्रांस के कैक 40 में 0.5% की कमी दिख रही थी। उधर लंदन का FTSE 100 भी 0.6% नरमी के साथ कारोबार कर रहा था। US stocks ended lower yesterday. The Nasdaq Composite fell over 2%. S&P 500 was down 1.12%, and the Dow Jones Industrial Average ended 0.31% down. Shares of global automakers also took a dive today after US President Donald Trump announced a 25% tariffs on cars that are not manufactured in the United States. So the companies like Tata Motors will suffer, because today we had roughly about 3% or 4% of their shares being down. Yes. See, to some extent it will be there, but very interestingly, I'd like to invite your attention. You look into the US market also. It's not only that Indian market. They are going to increase that tariff. That will be, disrupting their equilibrium as well, and it will have an impact on their manufacturers. So that's why you find out that here, when you talk Nasdaq, you talk about others, they are down there.
As I was mentioning you that I am looking all these as a short-term equilibrium disturbance, and there will be a new equilibrium established in a very shorter period of time. And after this meeting, I am also very hopeful from the meeting of the two heads and how it is going to come Till out. such time this equilibrium happens, volatility will remain. It will remain. संतुलन बदल रहा है और इसमें लहरें ऊपर उठ रही हैं, नीचे गिर रही हैं और उनसे बाजार हमारे ही नहीं दुनिया भर के प्रभावित हो रहे। अच्छी बात यह है कि हम एक दिन गिरकर फिर से ऊपर उठे हैं और खबरों का सिलसिला यहां हम आगे बढ़ाते हैं। एक अच्छी खबर है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत आज दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा 5G का बाजार यानी 5G का बाजार बन चुका है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ध्यान दिए जाने के कारण विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी परिवर्तन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए के निवेश हो रहे हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय रेलवे इस वर्ष 1.6 अरब टन का वहन करके दूसरा सबसे बड़ा वाहक बन रहा है। वहीं हमारे पोर्ट भी तेज गति से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष पहले देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नगण्य था, लेकिन आज ये क्षेत्र निर्यात का प्रमुख सेक्टर बन गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में मेडिकल कॉलेज और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की संख्या दोगुनी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि दुनिया के अनेक समृद्ध देशों के अलावा संपूर्ण दक्षिण भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली अपनाने को इच्छुक दिख रहे हैं। श्री वैष्णव ने इस वर्ष भारत की पहली मेड इन इंडिया चिप जारी करने की भी घोषणा की। यहां पर कह लें कि सवाल आपके लिए ये बनता है कि 5G का बाजार यानी बहुत तेज गति से 4G से कह लें कि 5G में हमने आगे बढ़त हासिल की है। यह क्षेत्र किस रूप में आर्थिक पैमाने पर साथ साथ कह लें जो विभिन्न सारी गतिविधियां इसके रोल ओवर के बाद शुरू हुई हैं उनको लाभ पहुंचाएगा? सबसे पहले तो भारत की अगर आप देखेंगे, यहाँ एक युवा देश है और यहाँ युवा देश के साथ साथ भारत में तकनीकी को तुरंत सीखने की और तकनीकी को अपने दिनचर्या में ढालने की जो तत्परता है वो बहुत ज्यादा है। ये तो एक डायरेक्ट है और स्वाभाविक सी बात है। यही तो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि अगर आप इतनी बड़ी जनसंख्या के बड़े मार्केट में अगर आप जाएंगे तो ये एक कंट्री नहीं कॉन्टिनेंट है जी। दूसरी बात ये है कि पॉलिसी मेकर जो हमारे इस संदर्भ में जितने भी नियम कानून बनाने वाले हैं और इस पर जो विलिंगनेस वो दिखा रहे हैं, उनकी जो एडेप्टेबिलिटी है वो भी मार्वेलस है, वो भी बहुत अच्छा है। सरकार की जो मंशा है वो इसमें बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने का है। ये दूसरा संबल है जो इसको आगे बढ़ा रहा है। और तीसरी बात, तकनीकी को सिर्फ तकनीकी ही नहीं रख के कैसे इसको कहां कितना ज्यादा इंटीग्रेट किया जा सकता है कि इस पर भी तीनों स्तर पे माने नियम पे कैसे इसके लिए सुविधा बनाया जा सके, जो कॉर्पोरेट लेवल है उस पर भी और इंडिविजुअल भी। जो आज हम स्टार्टअप की जो यूनिट्स देखेंगे 90% से ज्यादा स्टार्टअप आप देखेंगे चाहे किसी भी फील्ड से हो, वो एआई को यूज कर रहे हैं, वो मोबाइल ऐप बना रहे हैं, वो हर जगह पहुंचाना चाह रहे हैं, हर सर्विस को वो ट्रांसफॉर्म, हर प्रॉब्लम में वो एक सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। और स्वाभाविक है एक बहुत बड़ा सुनहरा भविष्य भारत के पास और भारतीयों के पास है, यहाँ के युवाओं के पास है। और लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारा जो फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम है आज वर्ल्ड में बेस्ट पेमेंट सिस्टम माना जा रहा है। और इसकी एडेप्टेबिलिटी भी देखेंगे आने वाले कुछ सालों में, चाहे वो विकसित देश हो, विकासशील देश हो या विकासोन्मुख देश हो, हर तरह के देश इसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। So, Bijoy, there was a time when we were struggling with chips. Yes. Now, as the minister has announced, this year India plans to roll out first made in India chip. Very right. And this is the point. Actually, we were struggling, and that struggle had cost to us. Whatever we are talking right now in 2025, we should have been talking in 2022-23 had COVID should not been, and we should have got chips and semiconductor producing within country. So we should have been 2-3 years back talking these things in India. आइए आगे बढ़े हैं। ये भी अच्छी खबर है देश के लिए। भारत श्रीलंका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है।
भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश ने पिछले वर्ष 25 करोड़ 50 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात किया। केन्या शीर्ष स्थान पर है। भारत का चाय निर्यात 2024 में 10 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया और 2023 की तुलना में 10% अधिक है। टिप्पणी आपकी। एक बहुत ही कह सकते हैं कि सुखद है ये। अगर आप देखें आप सेक्टर से जुड़ा हुआ कह सकते हैं कि अवसर है। और चाय जो अभी ये सिर्फ चाय ही नहीं, आप देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट है और जो अपना जो क्षेत्र है वो उसके लिए सबसे बड़ा समाचार ये है और एक सुनहरा अवसर है भारत के पास इस दिशा में पूरे विश्व में अपना एक प्रभाव डालने का। चाहे वो आसाम चाय हो, दार्जिलिंग चाय हो, ये सब जितने भी देखेंगे ये इसका विश्व में मांग दिन रात बढ़ता जा रहा है। वो समय दूर नहीं है जब हम केन्या से भी आगे रहेंगे। Moving on, the oil prices edged lower today. Brent crude was trading 0.19% down at $73.65 per barrel. WTI crude was also trading over 0.14% down to $69.55 per barrel when reports last came in. Bijoy, US is also going to impose tariffs on Venezuela, and that could hit India's crude purchases. That's true, but India has got a multi-window purchasing options, so I don't feel that it is going to have too much of the disturbance. And even if you look into the price band, this is a very much comfortable price band for India's procurement. So because one side Russia, another side you look into this. But what about the geopolitical struggles? India, in the last 2-3 years, we have got a smart approach now, and it is time tested that we have got a very good, and some even we are hearing that Russian premiers are also expected to be visiting the country or something like that. I don't know whether it is to what extent it is certain and when it is going to be, but it is time tested that India's geopolitics and diplomacy is well established. So we are little bothered about these kind of price movement until unless it crosses 80 or something like that. Okay. आइए चलें सर्राफा बाजार और वहां खबर ये है कि सोने और चांदी दोनों की चमक आज तेज होती नजर आ रही है। कारोबार अंतिम समाचार मिलने तक कारोबार का भारत में 24 कैरेट सोने का मूल्य 0.75% बढ़त के साथ 88,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं चांदी 0.93% बढ़त के साथ 1,06,60 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रही थी। MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर ध्यान दें तो वहां समाचार मिलने तक अप्रैल 2025 में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 0.81% बढ़त के साथ 88,351 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मई 2025 में आपूर्ति वाली चांदी 1.01% बढ़त के साथ 1,0491 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। यहां पर समझने वाली बात यह है कि सोना लगातार तेज हुआ है। इसने सबसे अच्छा कह लें कि रिटर्न दिया है पिछले यदि बाजार के अन्य शहरों की तुलना में हम देखें तो। लेकिन अब यहां जो भाव हैं यहां से सोना किस दिशा में जाता दिख रहा है? हाँ, देखिए नॉर्मली देखा गया है कि सोना और भी जो मेटल वगैरह हैं वो स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा इनवर्स रिलेशनशिप रखते हैं क्योंकि एक पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट में रन करता है। लेकिन ये अच्छी बात है, कभी कभी क्या होता है कि इधर स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रहा है और गोल्ड और सिल्वर भी ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें थोड़ा सा ठहराव आएगा। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाने की उम्मीद कर रहे हैं हम ज्यादा से ज्यादा, तो मनी जो मूव करेगा वो ठहराव थोड़ा इसमें आएगा, लेकिन एक रेंज बाउंड रहेगा। जो हाइट पहुंच चुका है उस के आसपास तक तो जाएगा ही। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से विजय हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you for being with us, Bijoy. And before we close, the headlines once again. Benchmark domestic indices ended on a strong note today. Sensex rises 318 points. Nifty closes at 23,592. US President Donald Trump announces 25% tariff on all car imports to the US. And India surpasses Sri Lanka to become the world's second largest exporter of tea. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra, Mantra. Market Mantra.